आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात। प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी कहानी जय श्री राम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनो, पिछले कंपार्टमेंट का लेडीज कूपे एकदम खाली है। तुम्हें यहाँ कौन सी परेशानी है? रोहित झुंझला उठे थे। परेशानी क्यों नहीं है? हम पहले से ही 5 हैं। उस पर यह महिला पूरे 3 बच्चों के साथ एक बर्थ पर हक जमाने के नाम पर पूरी जगह घेरे बैठी है। बच्चे गंदगी फैलाएंगे सो अलग। मैं धीमे से फुसफुसाई थी। यात्रा में थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही होती है, वरना फर्स्ट क्लास में चलो, पर वहां तुम्हें पैसे बचाने की सूझती है। प्लीज रोहित, जरा टीटी से पूछ कर देखो ना, अगर हम वहां शिफ्ट कर जाएं तो कितना आराम हो जाएगा। मेरी उस मनुहार पर रोहित पसीज उठे थे। थोड़ी देर में आकर खुशखबरी सुनाई थी। चलो, तुम्हारी ही बात रही। टीटी ने कह दिया है हम वहां शिफ्ट कर सकते हैं, पर मैं फिर कह रहा हूँ यहीं बैठी रहो। व्यर्थ इतना सारा सामान ढोकर उधर ले जाना होगा। थोड़ी सी तकलीफ के लिए तुम 2 दिनों की तकलीफ सह सकते हो? जरा कुली को बुला लो, छोटा मोटा सामान हम ही ले चलेंगे। रोहित के अनुसार जो मिल गया उससे संतोष कर पाना मेरा स्वभाव ही नहीं है। भांजे की शादी में जाने के लिए ढेर सारा सामान बांधते देख रोहित ने नाराजगी दिखाई थी। लगता है पूरा घर खाली करके साथ ले जाना है। ट्रेन से सफर करना है, कौन उठाएगा इतना सामान? वाह, शादी ब्याह में भी 4 ही साड़ियां ले जाऊंगी। साथ में लड़कियां हैं, शादी में भी अच्छे कपड़े नहीं पहने तो कब पहनेंगी बताओ? प्रज्ञा और मेघा के साथ उनकी 2 सहेलियां भी आनंद की शादी में सम्मिलित होने जा रही थी। 5 स्त्रियों के सामने भला रोहित अकेले की कैसे चलती? हार कर रोहित कुली बुलाकर ले आए। खाली कूपे में पहुंचते ही मेघा चहक उठी थी। वाह, मजा आ गया। यहाँ तो अब हमारा ही राज्य है। पापा, यहाँ तो छठे व्यक्ति की तरह आप भी बैठ सकते हैं। प्रज्ञा माँ की बुद्धिमानी पर मुग्ध थी। अब आगरा तक की जर्नी नहीं खलेगी। मम्मी यू आर ग्रेट। प्रज्ञा हमेशा से मातृ भक्त थी। पापा, अब तो ढेर सी मूंगफली खरीद लाइए, साथ में मिर्ची वाला नमक भी जरूर लाइएगा। मेघा ने लाड दिखाया था। 1 घंटे मुरी में ठहरने की ट्रेन की बाध्यता थी। जमशेदपुर से आने वाली ट्रेन के डिब्बे इसी गाड़ी में जोड़े जाते हैं। प्रज्ञा और मेघा भगवान से विनती किए जा रही थी कि उनके कंपार्टमेंट में ज्यादा भीड़ न आए। रोहित के मूंगफली ले वापस आने तक दूसरे प्लेटफार्म पर जमशेदपुर की ट्रेन आ पहुंची थी। उस ट्रेन से उतरकर हमारी ट्रेन में आने वाले यात्रियों की रेल बेल के साथ प्लेटफार्म जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा था। भगवा वस्त्रों में युवकों का एक जत्था हमारे कंपार्टमेंट की ओर झपटा आ रहा था। सबके हाथ में एक एक डंडा और माथे पर राम नामी पट्टी बंधी थी। अरे ओ सुरेशवा, देख तो, राम जी हमरे खातिर ई बोगिया भेज दीन है। जय श्री राम। आइए सब इसी में प्रवेश कर लें। दूसरे युवक ने हमारे कंपार्टमेंट में आ जय घोष किया था। युवकों का एक जत्था इस तेजी से कंपार्टमेंट में प्रविष्ट हुआ कि मिनटों में पूरा कंपार्टमेंट भगवाही रंग में रंग गया। ए साहिबान, आप सब किसी और बोगिया में चले जाइए, ये डिब्बा हमारे खातिर है, जल्दी करें। बर्थ पर एक डंडा खटखटाते युवक ने घोषणा की थी। क्या कहते हो भाई, हमारे इसमें रिजर्वेशन है। एक सज्जन झुंझला उठे थे। अरे हमारा रिजर्वेशन भगवान राम कराए हैं, जल्दी करो, नहीं तो मामला गंभीर बन जाए। समझ रहे हो ना? सज्जन के साथ की लड़कियों की ओर युवक ने इशारा किया था। युवकों ने डंडे पीटने के साथ जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। अभी तक उनकी दृष्टि लेडीज कूपे पर नहीं पड़ी थी। प्रज्ञा, मेघा और उसकी सहेलियां इस अचानक शोर से घबरा उठी थी। मम्मी, अब क्या होगा? मेघा डर गई थी। होना क्या है, हमारी बर्थ है, हम यहाँ रहेंगे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया। युवकों ने डंडे के जोर पर थोड़ी ही देर में कंपार्टमेंट खाली करा लिया था। 2 व्यक्तियों ने बर्थ से हटना अस्वीकार करना चाहा था।
तुम्हारा रिजर्वेशन टिकट कहाँ है? 67, 68। हमारा बर्थ टिकट है, ये देखो हमारे टिकट। व्यक्ति के वाक्य पूरा होने के पहले ही एक युवक ने उनके हाथ से टिकट छीन लिए थे। हम आपके खातिर गोली खाए जा रहे हैं और आप टिकट दिखाते हैं। जय श्री राम। अरे तू तो निखालिस बुद्धू ही रहा विनोदवा। अरे हम सीने पे गोली खाए जा रहे हैं ना, यही कारण ये भला मानुस अपना टिकट तोहका दे दिए हैं। अरे ला, हम देखें इनका सीटवा। जय श्री राम। युवक ने दोनों टिकट फाड़कर हवा में उछाल दिए थे। अरे गुंडागर्दी की भी हद होती है, मेरे टिकट फाड़ दिए। अभी टीटी को बुलाता हूँ। महेश, तुम जरा सामान देखना, मैं अभी आया। एक व्यक्ति उत्तेजना में कंपार्टमेंट से नीचे उतरने लगा था। अरे आप निश्चिंत हो जाएं, हम आपका समन्वय अच्छे से रखेंगे भाई। एक युवक आंख दबाकर मुस्कुराया था। जय श्री राम। अन्य युवकों ने जय घोष किया था। इन मुद्राओं को देख दूसरा व्यक्ति डर गया था। सामान सहित कंपार्टमेंट छोड़कर उतर जाने में ही उसने अपनी भलाई समझी थी। लड़कियां अब तक इस सारे कांड को कौतुक से देख रही थी। शायद उन्हें कुछ मजा भी आने लगा था। पापा, हम लोग भी राम सेवक बन गए हैं ना? मेघा ने पूछा था। चुप रहो, मैं तो अभी भी कहता हूँ हमें दूसरे कंपार्टमेंट में ही रहना चाहिए था। ये सब पूरे गुंडे लग रहे हैं। रोहित लड़कों के व्यवहार से क्षुब्ध थे। वाह, अच्छी कही। अरे एक तो इनकी वजह से हमें पूरा खाली कंपार्टमेंट मिल गया, उस पर तुम कहीं और जाने की बात कर रहे हो। मैं नाराज हो उठी थी। ठीक है, बाद में मुझे दोष मत देना। चेहरे के सामने अखबार खोल रोहित ने अपने मनोभाव छुपा लिए थे। पूरे प्लेटफॉर्म पर डंडे ठकठकाते युवक छा गए थे। अयोध्या में शीश नवाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के जयकार से सारी दिशाएं गूंज उठी थी। प्लेटफॉर्म के खींचे ठेले वाले इन नारों से अभिभूत दिख रहे थे। लड़कों के एक जत्थे ने मूंगफली के खोंचे पर धावा बोल दिया। दूसरा ग्रुप फलों की टोकरी से संतरे उठा मजे से छील छील कर खा रहे थे। भैया पैसे, दबे स्वर में मूंगफली वाले ने विनती सी की थी। अरे भैया, तोरी खातिर हम गोली खाने जा रहे हैं और तुम पैसा मांगते हो? एक युवक ने आश्चर्य व्यक्त किया। हे भगवान, चुल्ली भर पानी में डूब मरने की बात है। जय श्री राम। मिनटों में प्लेटफॉर्म पर लूट मार का सा दृश्य उत्पन्न हो गया। खोंचे वाले बचा कुचा सामान उठाकर भागते नजर आ रहे थे और श्री राम के भक्त भगदड़ से उत्पन्न स्थिति का मजा उठा रहे थे। कैसन खदेड़ा है सालों को। एक लड़का अपनी वीरता का बखान कर रहा था। ट्रेन का सिग्नल हो गया था। सीटी के साथ डंडे पटकते श्री राम भक्त कंपार्टमेंट में कूदकर चढ़ आए थे। रोहित ने उनके आने से पहले ही हमारे कैबिन के द्वार बंद कर दिए थे। जय श्री राम। खालिस मजा आ रहा है यार। कैसन मीठे संतरे थे। श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आनंद ही आनंद है। कॉलेज वह बंद पड़ा है, घर में बोर हो गए थे। श्री राम जी ने बुलावा भेजा, तार लिया रे। अरे ओ भगनवा, तनी कुछ गीत गान हो ही जाए। काहे नहीं, अभिन लो। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे पूनमवा, तोरा इंतजार है। हाय रे, तू और तेरा पूनमवा राम जी के दरबार में जा ही रहा है, तब इन पूनमवा को बुलावा दे रहा है। जोरों के ठहाके ने हमें दहला दिया। सच क्या भगनवा, ये पूनमवा से तो हार आशनाई कैसन भाई, बड़ी जालिम लड़की है। शर्म कर मुन्ना, यार की प्रेमिका है पूनम, उस पर छीटा कसी करना ठीक नहीं है भाई। अरे काहे की शर्म, हम यार तो सब मिल बांट कर खाते हैं। क्यों, ठीक कहा ना मगन भाई? 16 आने ठीक, तो हार जोरू हमार जोरू। कहो कैसन रही? मेरे कानों में उनके अश्लील वाक्य गर्म शीशे से चटक रहे थे। रोहित की ओर आंखें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। लड़कियों की सोच दिल कांप उठा था। हे भगवान, किसी तरह हमारी रक्षा कर। मन ही मन मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दूसरे स्टेशन पर रोहित उतरने लगे थे।
पीछे से रोहित की शर्ट खींच मैं बुदबुदाई थी। कहाँ जा रहे हो? टीटी को बुलाने जा रहा हूँ, कुछ उत्तेजित स्वर में रोहित बोले थे। श्श, चुप रहो, टीटी क्या कर लेगा? अब तो कान में तेल डाले बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। होगा क्यों नहीं, अभी स्टेशन मास्टर को बुलाकर लाता हूँ। प्लीज पापा, आप बाहर मत जाइए, लड़कियों ने विनती की थी। चलो डिब्बा बदल लेते हैं, रोहित ने सुझाव दिया था। इतनी रात में किस डिब्बे में जगह खोजोगे? हमारे पास सामान भी तो कम नहीं है। अब तो भगवान का नाम लेकर यहीं बैठे रहो। इस समय सचमुच इतना अधिक सामान साथ लेने का मुझे दुख हो रहा था। हमारी बातों की कुछ भनक शायद लड़कों को मिल गई थी। क्या बात है आंटी जी, कोई परेशानी है क्या? हमारे कैबिन के द्वार पर डंडा ठकठका किसी ने पूछा था। लड़कियां डरकर सिमट गई थी। रोहित की दृष्टि मुझ पर आटी की थी। नहीं भैया, कोई बात नहीं है, साहस कर मैंने जवाब दिया था। अरे अंकल जी, आप काहे दरबे में बंद बैठे हैं, तनिक बाहर आएं, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। तैश में रोहित ने केबिन का द्वार खोल दिया था। रोहित के बाहर निकलते ही मैं भी उनके पीछे बाहर आ गई थी। बाहर आते आते प्रज्ञा को केबिन द्वार अंदर से लॉक कर लेने का निर्देश दिए थे। आइए आइए आंटी जी, कहिए कहाँ जाना हो रहा है? एक लड़के ने पांव सिकोड़कर हमारे बैठने के लिए स्थान बना दिया। रोहित के पास ही मैं भी सिमट कर बैठ गई थी। मेरी बहन बहुत बीमार है, उन्हें ही देखने जा रहे हैं। रोहित के उत्तर देने से पहले मैंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था। ओह, हम तो समझे आप किसी के ब्याह में जा रही हैं आंटी। ना भैया, हम तो मुश्किल में जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करने में ही बुद्धिमानी थी। हम लोग तो जमशेदपुर से भी 20 कोस दूर से आ रहे हैं। अयोध्या में कार सेवा करने जा रहे हैं। आप तो बहुत महान काम के लिए जा रहे हैं। क्या स्कूल कॉलेज बंद है? अरे कॉलेज व तो बंद रहते हैं, ये पूछिए क्या कॉलेज खुला है? खाली टाइम सोचा श्री राम जी के दर्शन का पुण्य ही उठा आए। एक दबंग से युवक ने अक्खड़ लहजे में जवाब दिया था। यह तो ठीक ही बात है, आजकल स्कूल कॉलेजों की बुरी हालत है। इस बारे में मेरा लेख तैयार है, जल्दी ही आप पढ़ेंगे। क्या आप पत्रकार हैं? युवक की तीखी आवाज पर रोहित चौंक गए। यह कहाँ के पत्रकार हैं, स्कूल में टीचर है, कहानी कविता लिखने का शौक भर है। रोहित को मानो किसी खतरे का आभास सा हुआ था। उनकी बात पर अविश्वास करती युवक की तीखी दृष्टि मुझ पर गड़ गई थी। उसकी उस दृष्टि से मैं असहज सी हो उठी थी। अब आप लोग आराम करें, आपको तो बहुत दूर जाना है। चले रोहित। उन जैसे अभद्र लड़कों के प्रति मेरी खुशामदी व्यवहार समय की मांग थी। साथ जा रही लड़कियों की चिंता से मेरा कंठ सूखा जा रहा था। अगर ये उद्दंड लड़के कुछ करने पर उतारू हो जाएं, तो अकेले रोहित क्या कर सकेंगे? हाँ हाँ, आप आराम करें, खाना वाना खाया है? रोहित भी जैसे डर से गए थे। कुछ घंटों पहले स्टेशन पर उनकी लूट मार का दृश्य रोहित भूले नहीं थे। केबिन में प्रविष्ट हो द्वार की साकल बंद करते रोहित के मुख पर उभरे आक्रोश ने मुझे डरा दिया था। ट्रेन अपनी मध्यम रफ्तार से जा रही थी। रात का घना अंधेरा मेरे अंदर तक उतर आया था। लड़कियां ऊपर की बर्थ पर दुबक गई थी। नीचे की बर्थों पर मैं और रोहित बेहद तनाव में जाग रहे थे। हमारा रोम रोम मानो कान बन गया था। बाहर से उनके अश्लील वाक्य हमें दहला जाते थे। अरे ओ सुरेशवा, जरा हमको भी चुस्की लगवा दे। रसाला अकेला ही मजा ले रहा है। अरे काहे मरे जाते हो, ले तू भी मजा ले ले। उनके सम्मिलित अट्टहास से मैं सिहर गई थी। अजीब सी गंध से जी घबरा उठा था। रोहित धीमे से बुदबुदाए थे। गांजा चरस पी रहे हैं। रोहित, इनकी इस स्थिति के लिए क्या किसी हद तक हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या कह रही हो? अगर इनकी शिक्षा नियमित रूप से चलती तो इन्हें इस कार्य के लिए क्या अवकाश मिल पाता? ये तुम नहीं, तुम्हारी अध्यापिका बोल रही है।
शिक्षा के बाद भी बेरोजगारी तो इन्हें निरुत्साहित करती है। हमारे प्रति इनका आक्रोश भी तो स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी पर उतर आए। इन्हें गुमराह करने वाले भी तो हम ही हैं। इन्हें तो राजनीतिज्ञ अपना मोहरा बना लेते हैं, दंड यह भुगतते हैं। अपना व्याख्यान उन्हें दिया तो था, क्या नतीजा निकला? रोहित नाराज हो उठे थे। एक पल की बात से क्या परिवर्तन संभव है रोहित? तो उनके साथ तुम भी चली जाओ, पूरे समय भाषण पिलाती रहना। रोहित का तनाव मैं समझ सकती थी। तनाव में मैं भी थी, पर रोहित का अकेले पुरुष के रूप में बेहद तनावग्रस्त होना स्वाभाविक था। अंततः हम सब के लिए वह अकेले ही तो उत्तरदायी थे। किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। शीशे से बाहर देखने पर बाहर काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। एक प्रौढ़ महिला के साथ आए व्यक्ति हमारे कंपार्टमेंट का द्वार खटखटा रहे थे। कई बार जोरों की दस्तक पर एक लड़के ने चिल्लाकर कहा था, देखते नहीं, ये बोगी रिजर्व है। कैसे रिजर्व है? हमारा टिकट इसी बोगी का है। दरवाज़ा खोलिए। नहीं खोलेंगे, जो करना है कर लो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, खड़ी खड़ी चली चलूंगी, मुझे आने दो। प्रौढ़ लगभग गिड़गिड़ाई थी। अरे वाह, अपने पिताजी तो बड़े ग्रेट निकले यार। हमें पता ही नहीं हमारी एक और माताश्री यहाँ रहती है। जी चाहा था बाहर निकलकर उन्हें धिक्कारूं। माँ तुल्य महिला के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार। रोहित की स्थिति मुझसे भी बदतर थी। कुछ ना करने की छटपटाहट से वह तिलमिला रहे थे। अगर हम साथ ना होते तो उन लड़कों का यह अश्लील व्यवहार स्वीकार कर पाना रोहित के लिए असंभव होता। महिला के साथ आए पुरुषों में से एक टिकट चेकर को खोजने चला गया। दूसरा बार बार द्वार खोले जाने के लिए अनुनय करता रहा। थोड़ी ही देर बाद टीटी को खोजने गया व्यक्ति हताश लौट आया। न जाने कहाँ जाकर सो गया है। किसी का कहीं कोई पता नहीं है। ट्रेन छूटने ही वाली है। उमेश, माँ जी को बगल वाले कंपार्टमेंट में बिठा दो, आगे देखा जाएगा। ट्रेन में आरक्षण होते हुए भी किसी भीड़ भरे कंपार्टमेंट में उन्हें शरण मिल सकी या नहीं, हम नहीं जान सके। महीनों पहले से आरक्षण कराने का क्या लाभ? लड़कियां पता नहीं सो पा रही थी या नहीं। हम सब भावी आशंका से त्रस्त जागते हुए भी सोने का बहाना किए पड़े थे। आतंक का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। बंद दरवाजों पर डंडों की ठकठकाहट गूंज उठी। आंटी जी, क्या सो गई? जरा बाहर आइए, बात करें। भय से खून जम गया था। उसके बाद तो डंडों की ठकठकाहट जैसे रूटीन बन गई। जिस तरह थोड़ी थोड़ी देर में जय श्री राम के नारे लगाते थे, उसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में द्वार पर डंडे ठकठका उस कंपार्टमेंट में यात्रा करने का दंड हमें दे रहे थे। डर और आतंक से हम मौन पड़े किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस अब द्वार खुला और चुनार पर ट्रेन के रुकने की कार सेवकों के जय घोष ने चौंका दिया था। जय श्री राम, जय बजरंगबली, उतरो उतरो, सरयू स्नान करने जाना है, यहीं से गाड़ी बदलनी है। कुछ ही देर में सारे कार सेवक उतर गए। मानसिक दुश्चिंता से उबरने की राहत कितनी सुखदायी होती है, उस पल जान सके। प्रज्ञा ने ऊपर की बर्थ से नीचे झांक कर देखा था। नाउ रिलैक्स मम्मी, पूरी रात सो नहीं पाई थी ना? क्या प्रज्ञा, मेघा, आभा, नेहा कोई भी नहीं सो पाई थी? अभी हम उस मानसिक यंत्रणा से उभर ही ना पाए थे कि हमारे कैबिन के द्वार पर जोरों की दस्तक पड़ी थी। कौन? ये लेडीज कूपे हैं, दरवाज़ा खोलिए, टिकट चेक करना है। मेरा क्रोध चरम सीमा पर था। फटाक से द्वार खोल। मैं लगभग चीख पड़ी थी। अब तक कहाँ गायब थे आप? जानते हैं हमने किस तरह से रात गुजारी है। पूरे कंपार्टमेंट में जब बिना टिकट यात्रियों का राज्य था, तब टिकट चेक करने क्यों नहीं आए थे? आपकी रिपोर्ट ऊपर तक भेजूंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। रोहित तैश में हाँफ रहे थे। क्षमा कीजिए, हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर आप आते तो हम सब आपकी मदद करते। इस तरह गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं मिलता। ऐसी बात है तो सुनिए। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन अपनी किशोरी लड़की के साथ यात्रा कर रहे थे।
ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्वों ने लड़की से छेड़छाड़ शुरू की। पिता ने विरोध करना चाहा तो उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। हे भगवान, उस लड़की का क्या हुआ होगा? मैं स्तब्ध हो उठी थी। भगवान जाने। और जानती है सजा किसे दी गई? बेचारा टिकट चेकर निलंबित कर दिया गया। पर अगर टिकट चेकर अपनी ड्यूटी ठीक से करता तो ऐसे एलिमेंट को कंपार्टमेंट में घुसने से तो रोका जा सकता था ना। रोहित का आक्रोश ठीक ही था। जिनके साथ अभी यात्रा कर रहे थे उनसे नीति व्यवस्था की बात क्या की जा सकती है? क्या कर सके आप? रोहित को जैसे तमाचा सा लगा था। सचमुच क्या कर सके हम? 21वीं सदी को अग्रसर हमारा देश और देश की भावी पीढ़ी, जनतंत्र का अर्थ क्या यही है? हमें मौन खड़ा छोड़ टिकट चेकर आगे चला गया था। दूसरे दिन प्रातः समाचार पत्रों पर दृष्टि पड़ते हम चौंक गए थे। हम तो केवल अपने बंद दरवाजे के तोड़े जाने के भय से आतंकित थे। उन्होंने तो पूरे देश की संस्कृति, मान सम्मान को आमूल ढहा डाला था। कार सेवकों द्वारा विवादग्रस्त ढांचा ढहा दिया गया। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी गई कहानी जय श्री राम। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।